चलिए आप वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है कंप्यूटर लैंग्वेज का, कौन कौन से टाइप्स कंप्यूटर लैंग्वेज के होते हैं। बेसिकली इसकी दो टाइप्स होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो उससे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी लैंग्वेज जो सीपीयू को समझ में आती है। किसको समझ में आती है? कंप्यूटर के प्रोसेसर को, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसके एक कंप्यूटर की एक नेचुरल लैंग्वेज है जो हमने लॉजिक गेट्स में सीखा कि जो बेसिक मटेरियल होता है प्रोसेसर का वो लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड और नॉट। तो वो जो लॉजिक गेट्स होते हैं, वो जो ऑपरेशन करने का तरीका जो उसमें है वो है हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, वनस एंड जीरोज। ये जो प्रोसेसर का बेसिक मटेरियल है, लॉजिक गेट्स एंड और नॉट, उसका जो काम करने का तरीका है वो बाइनरी में है। दैट्स वाई कि जितने भी डिजिटल डिवाइस है उसकी जो नेचुरल लैंग्वेज है वो कौन सी है? बाइनरी या मशीन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज कह दीजिए या मशीन लैंग्वेज। तो क्यों है, उसका रीज़न क्या है क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिक मटेरियल है वो लॉजिक गेट्स का बना होता है, रॉ मटेरियल। तो वो जो काम करने का तरीका है लॉजिक गेट्स का वो है बाइनरी, वनस एंड ज़ीरोज़ में, या जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो पहली लैंग्वेज जो बेसिक है एक सिस्टम की, जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, या इसका बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड फंक्शंस यूजिंग हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज का मतलब होता है 1, और जो लो वोल्टेज होता है उसको मतलब है 0। तो हमेशा जो डिवाइस हमारा है वो हमेशा हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में काम करता है। द हाई एंड लो वोल्टेज आर रिप्रेजेंटेड बाय वंस एंड ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। सो जो हमारी मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, उसको जो काम करने का तरीका है वो हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज है। हाई वोल्टेज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से, और लो वोल्टेज को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर फॉर ए कंप्यूटर्स नेचुरल लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड 0 एंड कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज कह दीजिए, या आप इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली लैंग्वेज जो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम की होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है या बाइनरी लैंग्वेज। उसके बाद क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज में वंस एंड जीरोज में प्रोग्राम लिखना इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो उसके बाद एक इससे थोड़ी सी ईजियर लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। क्या बाइनरी के बाद या मशीन लैंग्वेज के बाद कौन सी लैंग्वेज बनाई गई? असेंबली। असेंबली लैंग्वेज जो है इसमें निमोनिक्स का इस्तेमाल किया। जैसे उस ज़माने में जो हमारे पास कंप्यूटर हुआ करते थे बहुत पहले, अक्सर वो एडिशन करता था ज़्यादा से ज़्यादा, या सब्ट्रैक्शन करता था, या मल्टीप्लिकेशन करता था, या डिवीजन करता था। उस ज़माने में जो ये डिवाइस ये काम करता था उसको बड़ा कंप्यूटर समझा जाता था। ठीक है, तो उसका जो लिखने का तरीका था, उसमें जो प्रोग्रामिंग लिखी जाती थी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम में जैसे ऐड लिखना होता तो हम लिखते थे ADD, ऐड। और असेंबली लैंग्वेज में अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो उसके लिए SUB लिखना होता है, सब। अगर डिवीजन करना होता है तो डिव लिखना होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन मल्ट, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं ये जो असेंबली लैंग्वेज है वहाँ पर सिम्बल्स का इस्तेमाल किया गया। ये वो लैंग्वेज है जो बाइनरी के बाद बनाई गई है, और उस लैंग्वेज का नाम है असेंबली लेवल लैंग्वेज। इसमें हमेशा निमोनिक्स का इस्तेमाल किया, निमोनिक लैंग्वेज भी इसको कहते हैं। एंड असेंबली लैंग्वेज इज़ अ फेयर 1 लेवल एबो, किससे? हाई लेवल या मशीन लैंग्वेज, सॉरी मशीन लैंग्वेज से एक हायर लैंग्वेज जो बनाई गई जो ईजियर थी, किससे? बाइनरी लैंग्वेज से या मशीन लैंग्वेज से। तो उसका नाम क्या रखा गया? असेंबली लैंग्वेज। नो डाउट डिज़ाइनिंग ए प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नॉट ए वेरी सिंपल टास्क। लेकिन वो भी ईजी नहीं है, लेकिन मशीन लैंग्वेज से ईजी है। बट स्मूथ द प्रोग्रामिंग कोड इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जो कोड हम इस सिम्बल्स के ज़रिए से लिखते हैं बाइनरी में, वो काफ़ी हद तक हमें समझ में आता है। लेकिन मशीन कोड जो वनस एंड जीरोज में होता है वो क्या समझ में आएगा हमें? सो दैट इज़ नॉट द प्रोग्राम दैट वी कैन अंडरस्टैंड। सो एक लेवल हायर बनाई गई जिसके ज़रिए से हम प्रोग्राम का कोड समझ में आता था। ठीक है, ए पर्सन विद अडॉप्ट अ हैंड इन असेंबली लेवल लैंग्वेज कैन वेरी इजली अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स। तो अगर कोई असेंबली लैंग्वेज में उस टाइम प्रोग्रामिंग कर रहा था उसको ईजी लगता था कि प्रोग्राम को वो समझ पाए। A computer program like the assembler is broken down for converting the assembly level program into
अदर कॉरस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। लेकिन अगर हमने उस ज़माने में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उसमें प्रोग्राम का नेमोनिक का हमने इस्तेमाल किया, तो फिर क्या होता है, जब हमने इस असेंबलर में इसको रन करते थे, ये पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो इसमें यहाँ से स्टार्ट हो गया ट्रांसलेटर। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए एक ट्रांसलेटर बनाया गया जिसको नाम दिया गया असेंबलर। सो असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर दैट reads the assembly language program and converts in the machine language, and then machine language back into the assembly language. तो उसका नाम क्या है? ASSEMBLER। उसको क्या कहा जाता है? assembler. So assembler is the translator that is used for assembly language only, और assembler किसी और लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज में क्या हम करते हैं, हम निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं सो दैट कि वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। उसके बाद क्या, जब हमने प्रोग्राम लिखा, इसको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, तो उसके लिए ट्रांसलेटर कौन है? असेंबलर। सो असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर दैट रीड्स द प्रोग्राम ऑफ असेंबली लैंग्वेज एंड देन कन्वर्ट्स इन द मशीन लैंग्वेज, एंड उसके बाद वापस वो ट्रांसलेट मशीन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज में वापस आ जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज असेंबलर, right? So this is the one language called the assembly language, in which we are using the codes that those codes are here called the mnemonics. M-N-E, M is a silent there, huh? So it's a mnemonic language also. इसको mnemonic language भी कहा जाता है। So this is called the second type of language called the assembly language. उसके बाद डायरेक्टली जो हाई लेवल लैंग्वेज आई, नेक्स्ट वर्जन असेंबली के बाद, पहले मशीन लैंग्वेज थी, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई, और थर्ड में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हो गई। तो क्या हुआ कि ये इट वाज अगेन डिफ़िकल्ट टू राइट द प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज, लेकिन इससे आसान कर दिया। जैसे आप देखिए पाइथन में हमने कोड लिखा, अभी ये हम सारा इंग्लिश में लिख रहे हैं और मैथमेटिकल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल का सिंबल जो हम सारा ये यहाँ पर लिखते हैं, ये सारा का सारा इंग्लिश में है। तो पूरा जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें हम क्या बताते हैं, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हमारी लैंग्वेज में लिखा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज इन विच वी राइट द कोड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, एंड वी ऑल्सो यूज द सिम्बल्स ऑफ मैथमेटिक्स, and that's why that's called the high level language. So high level language is a programming language in which we write the programs in English language, plus we use some additional operators, symbols that we use in the mathematics, and this is what we call as a high level language. लेकिन जब high level language का हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसको भी ट्रांसलेट होना है बाइनरी में, तो असेंबलर उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। और दो नए ट्रांसलेटर्स बनाए गए, जिसका एक का नाम है कंपाइलर, दूसरे का नाम है इंटरप्रेटर। क्या है? एक का नाम क्या है, ये ना ये कंपाइलर, दूसरा का नाम क्या है, इंटरप्रेटर। सो दीज टू ट्रांसलेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। जैसे पाइथन में आप लिख रहे हैं, इंग्लिश में डायरेक्टली आप लिख रहे हैं, एंड दैट कन्वर्ट्स द योर प्रोग्राम इनटू द low level language, binary language, and then translates back from machine language or binary language into English language। तो आपने अभी देखा कि जो सिंपल सा प्रोग्राम हमने लिखा, x is equal to 10, y is equal to 20, print x plus 1, and we got the result back in English that 30, but actually internally it is a binary language for binary codes. So this is what when I run this program, a translator converts this code into the binary, and then result gives in the form again in the form of English. So this is what we are using here, the compiler or interpreter. लेकिन कंपाइलर में क्या होता है, जितनी भी लाइन ऑफ कोड्स है वो सारे के सारे ट्रांसलेट होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं। और इंटरप्रेटर में क्या होता है, पहले एक लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, तो उसको इंटरप्रेटर कहा जाता है। सो हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम जो लिखते हैं, उसके लिए दो ट्रांसलेटर्स होते हैं, वन इज कॉल्ड द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन सम लैंग्वेज दे आर हाइब्रिड, कंपाइलर भी इंटरप्रेटर दोनों चीज़ें वहाँ पर होती है। सो दिस कॉल्ड हाइब्रिड टाइप ऑफ
का ट्रांसलेटर्स। और सो हमारे पास 3 किस्म के ट्रांसलेटर है अब। पहला ट्रांसलेटर है अब है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है इंटरप्रेटर। सो असेंबलर मैंने बताया आपको, वो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए होता है। कंपाइलर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है फिर रन होता है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है, पहले एक लाइन ऑफ कोड लेता है, उसको ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है, फिर सेकेंड लाइन। सो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट्स कॉल्ड द इंटरप्रेटर. So high level language are far simpler to understand for the humans than the assembly level language or the machine language. So there are determined statements for writing each and every instructions. हाँ, आपको हमको हमको सीखना है कैसे पाइथन में प्रोग्राम लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, वो पहले ही डिटरमाइन किए गए हैं. However, whatever language you learn, you need to have a fine origin of the basics of that. तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज तो उसकी आपको बेसिक्स सीखने पड़ेंगे. Without knowing the basics of a particular language, we cannot write a program in that language. The languages in these categories have different purposes. Some are meant for web programming, कोई लैंग्वेज वेब प्रोग्रामिंग के लिए होते हैं, और सम आर मेंट टू प्रोड्यूस द डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो हम अपने डेस्कटॉप पे रन करते हैं. सो एक तो हो गया ब्राउज़र में चलाना, दूसरा हो गया सिस्टम के ऊपर चलाना. सो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, फिर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर ट्रांसलेटर्स होते हैं. सम आर हैविंग द सी कंपाइलर ओनली एंड सम आर हैविंग द इंटरप्रेटर ओनली. लेकिन कुछ लैंग्वेज में आजकल जो इसमें मिक्स है जिसको हम हाइब्रिड ट्रांसलेटर कहते हैं. So this is what we called as a. So we have 3 types of languages. One is called the machine language, second is the assembly language, and third is the high level language. So altogether there are basics only 2 types. One is called a low level and another is called a high level. Low level में machine language आती है और assembly language भी उसमें आती है. High level में जैसे C programming है, Python है, बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं जिनको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं. लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो असेंबली में लिखी जाती है और बाइनरी में लिखी जाती है. हाई लेवल लैंग्वेज में वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम प्रोग्राम इंग्लिश में लिख सकते हैं और मैथमेटिकल को सिम्बल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इनमें डिफरेंस क्या है? सो हाई लेवल लैंग्वेज इट इज़ अ प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज. ये इजली बहुत आसानी से इंसान सीख सकता है. सो इट्स अ मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज. तो लेकिन ये किसके लिए फ्रेंड होती है? प्रोसेसर के लिए. प्रोसेसर को इजली मशीन लैंग्वेज समझ में आती है. अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज इज़ अ हाई मेमोरी एफिशिएंट, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से मेमोरी का इस्तेमाल होता है. प्रोग्रामिंग जो हाई लेवल में होती है वो अच्छी तरह मेमोरी एफिशिएंटली को रैम को इस्तेमाल नहीं कर पाती है, क्योंकि पहले उसको ट्रांसलेशन करना पड़ता है, उसके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी का इस्तेमाल होता है. लेकिन अगर हमें मशीन लैंग्वेज में होता है उसमें कोई मेमोरी एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं होती है. हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ सिंपल टू डिबग. व्हाट इज़ अ डिबग? पहले होता है एक प्रोग्राम में अगर एरर होगा उसको हम बग कहते हैं, BUG इज़ अ एरर इन अ प्रोग्राम. लेकिन जब हम उस बग को रिमूव करते हैं, ठीक करते हैं, उसको बोलते हैं डिबग. सो हाई लैंग्वेज में कोई एरर निकालना बहुत आसान है, लेकिन मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज बहुत कम्प्लेक्स होता है. इट इज़ सिंपल टू मेंटेन. हम इजली हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग और मेंटेनेंस कर सकते हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होता है. इट्स पोर्टेबल एंड इट्स नॉन पोर्टेबल. अगर आपने किसी प्रोसेसर के लिए एक मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, हम किसी और प्रोसेसर सिस्टम में वो प्रोग्राम रन नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स नॉन पोर्टेबल. अगर आपने एक CPU के लिए एक मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, वो दूसरे प्रोसेसर टाइप में आप उसको रन नहीं कर सकते, वहाँ एरर आ जाएगा. लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ला दो, आप किसी भी प्रोसेसर में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इट इज़ पोर्टेबल एंड इट इज़ नॉन पोर्टेबल. दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बाकी आप आराम से देख सकते हैं. सो हमने बताया असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटर दैट इज़ यूज्ड फॉर असेंबली लैंग्वेज. इसी तरह कंपाइलर जो पूरा प्रोग्राम रन करता है, जिसकी एग्जाम्पल C लैंग्वेज है, C++ है, फोर्ट्रान है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट कंटेन्स द कंपाइलर. इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड, इसका बोलता है एंटायर सोर्स कोड. कंपाइलर में क्या होता है, पूरा प्रोग्राम का कोड ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल होता है. लेकिन इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन रीड होता है और एग्जीक्यूट होता है. तो ये भी इसके साथ कवर हो गया. तो इससे पहले हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होते हैं, वेरिएबल होते हैं
ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, या लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट ऑपरेटर होते हैं, या रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। सो कंडीशनल्स होते हैं जैसे इफ़ होता है, इफ़ यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है हमारे पाइथन में उसको कंडीशनल बोलते हैं। सो इफ़ स्टेटमेंट्स वहाँ पर होता है। लूप्स जो हमने देखा, फॉर लूप, वाइल लूप, जो आपने प्रोग्रामिंग की है इन पाइथन में, तो दैट्स कॉल्ड लूप। लूप क्या करता है, ग्रुप ऑफ कमांड्स को बार बार एग्जीक्यूट करता है, ग्रुप ऑफ कमांड्स को जो उसके अंदर होती है उसको बार बार रिपीट करता है। इनपुट स्टेटमेंट जो इनपुट होता है, इनपुट का मतलब क्या, कीबोर्ड से रीड करना, कीबोर्ड से डेटा डालना। तो पाइथन में इनपुट INPUT लिखा जाता है जिससे हम कीबोर्ड से रीड करते हैं। आउटपुट डिस्प्ले होता है, तो हमारे स्क्रीन पे आउटपुट आता है, उसके लिए हम अभी मैंने दिखाया जो हमने अभी लिखा उसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, प्रिंट। सो प्रिंट आउटपुट के लिए होता है पाइथन में। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग में अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं और बहुत सारे फंक्शंस रेडली अवेलेबल होते हैं जैसे स्क्वायर रूट निकालना, पाई का वैल्यू निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालना, साइन, कॉस, टैन, वो सारे हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। तो मैंने इससे पहले भी हमने सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स बताया, जैसे इफ़ का सिंटैक्स पहले IF लिखना है, ये स्मॉल में ही लिखना है आपको, उसके बाद कंडीशन आपको लिखनी है। इफ़ जैसे हम लिखते हैं इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, उसके बाद कोलन डालना है। यही एक तरीका है पाइथन में, यही आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। सो दिस व्हाट वी कॉल एज द सिंटैक्स, लिखने का तरीका। सिमेंटिक होगा ग्रामर का रूल, आपको किस तरह से इसमें लिखना है, किस तरीके से आपको आउटपुट निकलेगा, लेकिन वो लॉजिकल वैल्यूज़ पे काम करता है। सो सिमेंटिक ऑन द अदर हैंड डील्स विद द मीनिंग, ठीक है, जो हमारे हमें चाहिए, और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोड। तो हमेशा सिंटेक्स का मतलब क्या है, वो सिमेंटिक का मतलब क्या है, मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोड। जैसे प्लस है, प्लस ही होना चाहिए, अगर हमने गलती से माइनस लगा दिया तो कुछ और आउटपुट आएगा, लेकिन प्रोग्राम में एरर नहीं आता है। सो प्रोग्राम में खाली कब एरर आता है, जब आपने गलती की है किस में लिखने के लिए, उस लाइन ऑफ कोड के सिंटेक्स को लिखने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सिंटेक्स मीन्स रूल, लिखने का तरीका और उसका स्ट्रक्चर कैसे क्या। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको इफ़ A ग्रेटर देन B ही लिखना है, तो और कोई तरीका नहीं। तो ये एक तरीका है जो रूल है, तो फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर इस रूल में आपने गलती की तो आपको सिंटेक्स एरर आता है। तो आपको सिंटेक्स और सिमेंटिक्स में ये डिफरेंस है। एल्गोरिदम, सो नेक्स्ट पार्ट जो इसमें है वो दैट्स कॉल्ड द एल्गोरिदम। सो प्रोग्राम एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आउटलाइंस हाउ टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना पड़ता है, उसका प्रोसीजर, तो उस प्रोसीजर लिखना पड़ता है, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड द एल्गोरिदम। तो एग्जाम्पल से हम सिंपली समझ सकते हैं। अगर कंसिडर ए बॉक्स यहाँ पर लिखा है, यहाँ जैसे हमें एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना है, उसका क्या एल्गोरिदम होगा, राइट स्टेप बाई क्या होगा। पहला स्टेप हमें उसको उस प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, एल्गोरिदम को। उसके बाद क्या हम करेंगे, हम पहले रेडियस ले लेंगे। तो हमें पता होना चाहिए सर्कल की रेडियस। तो जो ही हमें रेडियस मिल गई, फिर हम एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या, कैसे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या इस तरह से 3.14, ये क्या है 3.4, ये पाई का वैल्यू है। सो पाई और स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे, पाई इंटू आर। तो ये एक मेथड है जो एरिया ऑफ द सर्कल निकालता है, लेकिन इससे पहले हमें रेडियस पता होनी चाहिए। उसके बाद जब ये कैलकुलेट होता है तो उसके बाद हम उस वैल्यू को डिस्प्ले स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। सो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद सीडो कोड, जैसे हमने बताया कि कोई मकान बनाना है, उसके पहले ट्रेस पेपर में इसका इसका नक्शा बनाते हैं। तो ट्रेस पेपर जो नक्शा बनाया जाता है उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो जैसे आपने बहुत सारे प्रोग्राम की फ्लो चार्ट बनाई होगी। सो फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम और द डायग्राम विद विच वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोग्राम ग्राफिकली। तो कैसे वो ग्राफिकली डिज़ाइन बनाया जाता है, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर सिम्बल्स होते हैं। सो पहला, अगर आपको प्रोग्राम को स्टार्ट में ग्राफिकली लिखना है तो आपको ये ओवल शेप का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप फ्लो चार्ट में ओवल शेप का इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब है स्टार्ट या बिगिन, या लास्ट में जब एंड प्रोग्राम करना होता है
तो ग्राफिकली आपको यही ओवल का डिज़ाइन करना पड़ेगा। सो उसका मतलब है स्टॉप, या इसी सिंबल से हम हाल्ट, प्रोग्राम को किसी जगह रुकना है। सो ओवल इज यूज्ड इन अ फ्लो चार्ट दैट स्टेट्स आइदर टू स्टार्ट, इट इज स्टार्टेड और एंडेड और इट इज़ इन हाल्ट स्टेट। सो ये सिंबल, इस सिंबल के तीन मतलब है, स्टार्ट में भी, एंड में भी और बीच में रोकने के लिए। अगर आपको, आपने जैसे हमने प्रिंट लिखा पाइथन में या इनपुट लिखते हैं, ग्राफिकली कैसे लिखते हैं उसके लिए ये पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम ग्राफिकली में हम क्या डिफाइन करता है कि आपको प्रोग्राम में इनपुट लेना है या आपको प्रोग्राम में आउटपुट लेना है। उसके बाद कैलकुलेशन होती है, प्रोसेसिंग होती है, जैसे x इज इक्वल टू a प्लस बी। सो दैट कैलकुलेशन इज प्लेस्ड इन ए रेक्टेंगल। सो बॉक्स जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, जिसमें आप एडिंग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन डाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की। तो वो प्रोग्राम में दिखाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए कौन सा सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं, ए बॉक्स, और सिंपली यू कैन से द रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये वो थर्ड सिंबल है जो हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर हम प्रोग्राम में कोई डिसीजन लेना है, जैसे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, सो ये एक डिसीजन स्टेटमेंट है, तो हम ग्राफिकली इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, वी यूज़ दिस सिंबल दैट्स कॉल्ड द रोम्बस। रोम्बस इज यूज्ड इन अ फ्लो चार्ट टू मेक दैट प्रोग्राम, इन द प्रोग्राम दैट यू आर टेकिंग सम डिसीजन। सो दैट्स कॉल्ड अ डायमंड डिसीजन, डायमंड भी, या इसको आप रोम्बस भी कहते हैं। तो अगर आपका प्रोग्राम आपने ग्राफिकली बनाया, अब ये प्रोग्राम कंटिन्यू होता है नेक्स्ट पेज पे, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं PTO प्लीज़ टर्न ओवर, तो यहाँ पर तो ग्राफिकली दिखाना है, तो ग्राफिकली हम एक सर्कल का इस्तेमाल करते हैं जो रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट लाइन। तो अगर आपको पहले एक आपने प्रोसेस लिखा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो हम डायरेक्ट करते हैं फ्लो लाइन से, जिसको हम एरो लाइन्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोग्राम बनाना है एरिया, तो हम पहले ग्राफिकली स्टार्ट करेंगे, फिर इनपुट करेंगे रेडियस जो पैरेललोग्राम का इस्तेमाल होता है, फिर हमने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द सर्कल, तो उसके लिए रेक्टेंगल का इस्तेमाल होता है। और जब उसके पे फिर देखो इनपुट के लिए भी है ये, और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए भी ये है। तो पैरेललोग्राम दोनों सेम सिंबल जो है इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है और आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल, और जब एंड होता है तो सेम ऑल इज यूज्ड। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या हो गया, हमने ट्रेस पेपर पे एक घर का, ब्रिज का, मकान का, बिल्डिंग का एक डिज़ाइन बनाते हैं ग्राफिकली, उससे हमें समझ में आता है क्या हमें वो कैसे बनाना है। फिर उसके बाद हम उसी तरीके का मॉडल इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, एंड दैट इज़ हियर कॉल्ड द pseudocode. Pseudocode is a term which is often used in programming एंड एल्गोरिदम बेस्ड फील्ड्स। तो अक्सर जो आपने प्रोग्राम में एल्गोरिदम बनाया है उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है, उसको बताते हैं सीडो कोड। सो इट इज़ ए मेथडोलॉजी दैट अलाउज द प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट द इंटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को कैसे हम फिजिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, सो उसी एल्गोरिदम जो लाइन ऑफ कोड्स आपने लिखे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इंग्लिश में उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, तो कैसे करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो नियर अबाउट वो कोड लाइक होता है, लेकिन सीडो कोड को हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, डाल सकते हैं और वो रन हो जाएगा, नहीं। सीडो कोड इज़ नियर बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये यू कैन से एल्गोरिदम और प्रोग्राम के बीच में एक कोडिंग स्टाइल होता है, उसको हम सीडो कोड कहते हैं। सिंपली वी कैन से दैट इट इज़ अ कुक्ड अप representation of an algorithm. Often at times algorithms are represented with the help of pseudocodes. अक्सर हम जो algorithm है वो हम बताते हैं किसके ज़रिए से, pseudocodes के ज़रिए से। So pseudocode as it is not a code actually, it's called the false code। क्योंकि अगर आप इस pseudocode को प्रोग्राम में डालेंगे, रन करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाल देंगे तो वहाँ पर एरर आएगा। That's why it's also called the false code. I hope आप ये तीनों चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो दीज आर द सिम्बल्स दैट वी यूज इन है। सो फ्लो चार्ट कुछ है, आप इसको देख सकते हैं आराम से। तो ये कुछ चीज़ें थे जो आपको अपने नए इसमें करने हैं, ठीक है। तो आप यही चीज़ें आप इतना आप कर लीजिए इस चैप्टर के लिए, तो ये चैप्टर में काफ़ी है कि आपको ये चीज़ें वहाँ पर आ जाए, जैसे कंपाइलर आता है, इंटरप्रेटर आता है,
ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस आती है, या हाई लेवल और हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस आपको बतानी है, तो आपको बताया जाएगा व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, लॉन्ग टाइप में ये आता है, या व्हाट इज सिंटैक्स, या व्हाट इज सेमेंटिक, या व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस तरह से आप इस यूनिट को तैयार करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच आपको, आई होप कि आपको ये सब